Good morning. This is Vikas before you, and you are watching Oxford English. Welcome in the presentation. Before moving on in this session, I would like to tell you something about the session that it's all about class 12 English. If you are an aspirant of class 12, you have to be with me till the end of this session because today I'm going to deal with an important question type. One thing you must remember, every student must remember one thing. If you are an aspirant of any type of examination, you must have to work on all types of questions. If you do not know the types of questions and you are in your examination hall, that time you have to face a lot of troubles. If you think that you don't want to face any type of trouble, you must have to keep all types of questions in your mind. Today I'm talking about this because today I'm going to talk about one important type of question answer. When you will be in your examination hall, you will have to face such type of questions, and if you know how to solve such types of questions, I think you will not have to face any type of troubles. So if you want to get full marks in your examination hall, especially regarding this question, you have to be with me till the end of this session. First of all, I would like to tell you that when you are in examination hall, जब आप examination hall में होते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है और आपको बोला जाता है explain. क्या बोला जाता है? Explain. वन मोर थिंग, ये जो एक्सप्लेन है आपको दोनों सेक्टर्स में फेस करना पड़ता है। दोनों सेक्टर्स कहने का मतलब प्रोज सेक्टर में भी और पोइट्री सेक्टर में। होता क्या है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाता है और कुछ लाइंस दे दिया जाता है। पहले मैं कुछ लाइंस लिख करके यहाँ दिखलाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस होते कैसे और इसको रिप्लाई कैसे करते हैं। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आई बिलीव दैट द civilization India has evolved is not to be beaten इन द वर्ल्ड। ये आपका क्वेश्चन होता है, आपका क्वेश्चन इसी फॉर्म में रहता है और अब आपको आंसर देना पड़ता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन होता क्या है। एक्चुअली आप जब बुक पढ़ते हो, बुक का रीडिंग देते हो, चाहे प्रोज सेक्टर हो या पोइट्री सेक्टर हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं प्रोज सेक्टर्स में भी और पोइट्री सेक्टर्स में भी। उसी लाइंस को चैप्टर से डायरेक्ट उठाता है और आपके क्वेश्चन के रूप में आपके सामने एक्सप्रेस कर देता है, एक्सपोज कर देता है। जैसे कि ये लाइन जो है, आप अगर बुक पढ़े हैं, आपके पास अगर बुक है तो बुक पढ़ेंगे, आपको ये लाइन मिल जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, ये 4 मार्क्स वैल्यू का क्वेश्चन होता है। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है तो इसका वैल्यू कितना होता है? 4 मार्क्स। आप अगर सही एक्सप्लेन कर देते तो आपको कितने मिलेंगे? 4 मार्क्स मिलेंगे। अब एक्सप्लेन कैसे करना वो तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। एक्सप्लेन, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। तो अभी तो आप चूंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि ये जो लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है। लेकिन सपोज दैट सारे चैप्टर्स आप पढ़ चुके होते हैं और सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपके सामने अगर किसी व्यक्ति को किसी लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है, आपके सामने रखा जाता है, तो समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो एक्सप्लेनेशन की जब बात करेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन के आंसर की जब बात करेंगे, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो लाइन है, जो आपके पास लाइंस दिए गए हैं, वो किस चैप्टर से लिया गया है। और दूसरी बात कि उसके ऑथर कौन है या फिर उसके पोइट कौन है। अगर आप इतना करने में सफल हो जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप सक्सेसफुली दे पाते हैं, अन्यथा आप इस टाइप के क्वेश्चन का सक्सेसफुली आंसर नहीं दे पाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, यानी कि इसका मैं आंसर दे करके आपको दिखलाता हूं। फिर मैं कई क्वेश्चंस, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, इससे जितने भी एक्सप्लेनेशंस के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार फिर मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूं, आपको बतला देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक्सप्लेन, ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कई क्वेश्चंस आप डील करने वाले हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डील सो मेनी क्वेश्चंस। एक्सप्लेन, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। इस लाइन को आपने पढ़ लिया। अगर आप टेक्स्ट का रीडिंग देते हैं बार बार, तो आप लाइन को पढ़ते ही आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि इस पंक्ति को कहां से लिया गया है। इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस में है तो ऐसे करके आप इसको पहचान सकते हैं। अब करना क्या है कि इसको मैं बनाना शुरू करता हूं। देखिए मैंने क्या लिखा, द
प्रेजेंट लाइन। ओके, प्रेजेंट लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं हम किस लाइन की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप चाहेंगे तो इस लाइन को लिख भी सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। यहां पर लिख दीजिए आई बिलीव दैट द civilization India has evolved is not to be beaten in the world। देखिए, ये तो मैंने अभी क्या किया है कि कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट करने का मतलब जो क्वेश्चन का पार्ट है उसी को मैंने यहां लिख दिया है। द प्रेजेंट लाइन आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। अब आगे बढ़ते हैं। हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर इंडियन civilization and culture by महात्मा गांधी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है उस चीज को समझिए। आप अगर इतना करने में सक्सेस हो जाते हैं तो आप आधा जो है, हाफ जो है आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। हाफ आंसर अभी और देना है, लेकिन अगर इतना करने में आप सफल हो जाते हैं इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर हाफ आंसर। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर हाफ आंसर। अब आपको हाफ आंसर पे काम करना है। क्वेश्चन जैसे ही आपको मिले एक्सप्लेन, जैसे उसके बाद कुछ लाइंस दिया रहेगा। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले आप माइंड पर जोर दीजिए और पहचानने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि इन पंक्ति को कहां से लिया गया है, और फिर लिखना शुरू कीजिए। द प्रेजेंट लाइन आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। इतना तो आप लिख सकते हैं टेक्निकली। हाँ, इतना जरूर है कि इतना ही लिखने से आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो जाता। हाफ ही आंसर आपका कंप्लीट हुआ, हाफ आंसर को अभी और आपको कंप्लीट करना है। अब हमको क्या करना है कि ये लाइन जो है आपके सामने, ये क्या बता रही है, ये स्टेटमेंट जो आपके सामने दिया गया है, ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है, इस स्टेटमेंट के बारे पर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं कि इस लाइन से मतलब क्या निकलता है। आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है, इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, उसको संसार में किसी के द्वारा नहीं हराए जाने को है। मतलब इस पंक्ति के माध्यम से इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर में गांधी जी ये कहने की कोशिश करते हैं कि भारत की सभ्यता संस्कृति जो है दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता संस्कृति है। दुनिया में कई सारी सभ्यताएं संस्कृति है, लेकिन हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है, उसको कोई सरपास नहीं कर सकता, उससे कोई आगे नहीं निकल सकता। यही यहाँ पर गांधी जी ने कहने की कोशिश की इस लाइन के माध्यम से। बस इसी बात को हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे ही हम इन चीजों को रिप्रेजेंट करने में सफल होते हैं, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। आधा आंसर तो आपने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो चलिए उस बात को मैं लिख देता हूँ। द प्रेजेंट लाइन I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world has been taken from the chapter Indian civilization and culture by Mahatma Gandhi. Here, फिर आगे इसमें बढ़ते हैं। Here, through this line, the author Mahatma Gandhi talks about the sound foundation of Indian civilization and culture. Full stop. Here he means to say that in the world
there are several types of civilization and culture, but Indian civilization and culture is the best and it cannot be beaten by any of them. फुल स्टॉप. एक्सप्लेन करने का आपका पर्सनल तरीका होता है, पर्सनल प्रोसेस होता है, लेकिन आप इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक बार मैं इसको पढ़ता हूं और इसको समझाता भी हूं कि यहां पर मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या कहने की कोशिश की है. The present line, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world, has been taken from the chapter Indian civilization and culture. इसका मतलब हुआ कि वर्तमान पंक्ति I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है. Here यहाँ थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के माध्यम से द ऑथर महात्मा गांधी, लेखक महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर. महात्मा गांधी भारत के मजबूत जो सभ्यता संस्कृति की नींव है उसकी बात करते हैं. हियर यहाँ ही मीन्स टू से, उनके कहने का मतलब है दैट कि इन द वर्ल्ड, संसार में देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स, संसार में अनेकों प्रकार की सभ्यताएं और संस्कृति है, बट परंतु इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज द बेस्ट, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो सबसे अच्छी है. एंड इट कैनॉट बी बीटन बाय एनी ऑफ देम, और इसको उनमें से किसी भी सभ्यता और संस्कृति के द्वारा हराया नहीं जा सकता, किसी भी सभ्यता संस्कृति के द्वारा इसको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता. तो आप समझ रहे होंगे कि एक्सप्लेन कैसे किया जाता है. तो एक क्वेश्चन है, आज मैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर पे चर्चा कर रहा हूं, इसी चैप्टर के जितने भी एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन है मैं आज कोशिश करूंगा कि उसको एंड करूं, सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूं. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसको नोट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. मैं आपको ले चलता हूं तत्काल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. प्रोसेस को आपने समझ ही लिया होगा मेरे ख्याल से. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस. इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस टू आंसर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने आए तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स को दे सकते हैं और आप प्राप्त कर सकते हैं. यू कैन गेट 4 मार्क्स फॉर सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको मिल सकता है 4 मार्क्स. एवरी मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई यू हैव टू ट्राई टू गेट एवरी सिंगल मार्क्स. एक मार्क्स को प्राप्त करने की कोशिश आपको करना है. इट्स ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक्सप्लेनेशन की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. हियर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार है. आपको दे दिया गया एक्सप्लेन, इट्स ओके, और फिर आपके सामने कुछ लाइंस को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है. In the midst of all this, यहाँ पर कॉमा दीजिए, इंडिया remains immovable and that is her glory. फुल स्टॉप. अब आपको एक्सप्लेन करना है. आप समझ गए हैं कि क्या करना है. हाफ आंसर तो आप आसानी से लिख सकते हैं, तो पहले मैं हाफ आंसर जो टेक्निकली लिखा जाता है उसको लिखता हूं और फिर इस आंसर को कंप्लीट भी करूंगा. तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट लाइन, यहां से आप इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए ताकि आप किस लाइन की बात कर रहे हैं उसका डिनोशन हो जाए. इन द midst of all this
यहां पर कॉमा है, इंडिया remains immovable and that is her glory। यहां पर आप इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर सकते हैं, दिए हैं तो बंद करना पड़ेगा। हैज बीन टेकन from the chapter Indian civilization and culture has been taken from the chapter Indian civilization culture, civilization culture यहां पर है, written by महात्मा गांधी। देखिए सबसे पहले ये जो है आप इतना काम कर सकते हैं आसानी से, हाफ आंसर यहां पर कंप्लीट माना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आप इस बात को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इन पंक्तियों को कहां से लिया गया है। फिर से मैं पढ़ देता हूं। एक्सप्लेन इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। अब चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। द प्रेजेंट लाइन इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल and that is her glory has been taken from the chapter Indian Civilization and Culture written by Mahatma Gandhi. You have completed your half answer, but you need to write half answer more. आपको और आधा आंसर लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए बाकी हाफ आंसर को हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे। Here through this line the author talks about the merit of Indian civilization and culture। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिखा, हियर थ्रू दिस लाइन, यहां इस लाइन के माध्यम से द ऑथर लेखक टॉक्स अबाउट द मेरिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति की मेरिट की बात कर रहे हैं गांधी जी। भाई क्या मेरिट की बात कर रहे हैं, सो देखिए एक्चुअली आपने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा, तो आपको एक बात चैप्टर में पढ़ने को मिला था कि दुनिया के कुछ तमाम लोग जो हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो भारत के लोगों पर एक आरोप लगाते हैं और उनका मानना है कि भारत की सभ्यता संस्कृति आज तक उसी प्रकार से इसलिए बनी हुई है क्योंकि भारत के लोगों ने इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं की। अगर परिवर्तन करता तो इसकी सभ्यता संस्कृति भी समाप्त हो जाती। अब एक सवाल उठा कि भारतीयों ने अपनी सभ्यता संस्कृतियों में क्यों नहीं परिवर्तन किया। तो दुनिया के दूसरे लोग, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भारत के लोग काफी क्या होते थे, बेवकूफ होते थे, उनके पास माइंड कम होता था, इसलिए वो किसी प्रकार के परिवर्तन करने के योग्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया। चूंकि किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया, इसलिए भारत की सभ्यता संस्कृति उसी प्रकार की रह गई। लेकिन गांधी जी को ये बात जो है वो डिमेरिट नहीं, मेरिट के रूप में दिखाई देता। गांधी जी कहते नहीं, दे आर रॉन्ग, वो गलत बोल रहे हैं। भारत में जो भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था है और लोगों ने जो इसको परिवर्तित नहीं करने की सोच रखी है, वही इसकी सबसे मजबूत पक्ष है और उसी की वजह से आज हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, बची हुई है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये डिमेरिट नहीं है, हमारा क्या है, मेरिट है। उसी बात को गांधी जी कहते हैं यहाँ पर। Through this line, the author talks about the merit of Indian civilization and culture, and he says that India remains unchanged in this regard, which is
its best quality and because of only that we have the most ancient and strongest civilization and culture. The author takes this quality of India as its glory. चलिए इसको मैं पढ़ के बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या बातें हुई हैं, यहाँ पर आपको क्या एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक्सप्लेन, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। चलिए क्वेश्चन को तो समझ रहे, इसका मतलब होता है इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत जो है वो बिना किसी परिवर्तन का रहता है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही भारत की जो है ग्लोरी है, शान है। द प्रेजेंट लाइन, वर्तमान पंक्ति, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। मतलब वर्तमान पंक्ति, इस पंक्ति की बात कर रहे हैं जो महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर से लिया गया, जिसको कि महात्मा गांधी ने लिखा है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। हियर, यहाँ थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के माध्यम से, द ऑथर का मतलब महात्मा गांधी, टॉक्स अबाउट, बात करते हैं, द मेरिट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से इसके लेखक महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता संस्कृति के मेरिट की बात करते हैं। एंड ही सेज दैट, तथा वो कहते हैं कि इंडिया रिमेन्स अनचेंज्ड इन दिस रिगार्ड, भारत इस मामले में अपरिवर्तित है, विच इज इट्स बेस्ट क्वालिटी, या उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है, खासियत है। एंड बिकॉज ऑफ ओनली दैट, और उसी की वजह से, वी हैव द मोस्ट एंशिएंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन, हमारे पास सबसे प्राचीन तथा सबसे मजबूत सभ्यता है, सभ्यता संस्कृति है। द ऑथर टेक्स दिस क्वालिटी ऑफ इंडिया एट इट्स ग्लोरी, और ऑथर जो है भारत के इस क्वालिटी को ग्लोरी के रूप में लेते हैं। देख रहे हैं कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं और कई क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि आज मैं कोशिश करूंगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जितने भी एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं डील कर दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बार बार आप इसको लिख सकते हैं। नोट बनाना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप नोट बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं तो फिर आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ नोट, because it is said that if you do not make note, absolutely you are not going to get success in examination, means you are not going to get good marks. If you want to get good marks in examination, you have to prepare your note, because at the time of examination you can revise your note, आप अपने नोट को रिवाइज कर सकें। इट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद थर्ड होगा, फिर यहां पर लिखा रहेगा एक्सप्लेन, और आपके सामने कुछ लाइंस रहेंगे, एक लाइन रहेगा, मैं उसको लिखता हूं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty, full stop। अब आपको इसी लाइन को यहां पर एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो आपको इस बात का पता लगा लेना होता है कि आपका ये लाइन जो है किस चैप्टर से लिया गया, उसके लेखक कौन है। तत्काल आपके कंसिस्टेंसी की वजह से आपको इस बात की अच्छे से जानकारी होगी कि इस पंक्ति को इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर टॉपिक से लिया गया। तो चलिए इसको लिखना शुरू करते हैं। हाफ आंसर तो आप इजीली कंप्लीट कर लेते हैं, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। द प्रेजेंट लाइन civilization is
that mode of conduct which points out to man the path of duty has been taken from the chapter Indian civilization and culture written by Mahatma Gandhi. Full stop. I know well that you can do such work very easily. आप ऐसे काम को बड़ी आसानी से कर सकते हो. The present line civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty has been taken from the chapter Indian civilization culture written by Mahatma Gandhi. यहाँ तक तो आप लिख सकते हो. ये हाफ आंसर आपका हो गया. अब आधा आंसर आपको कंप्लीट करना है, यानी इस लाइन के थ्रू गांधी जी ने क्या कहा है उसको एक्सप्लेन करना. चलिए इसको पहले समझ लेते हैं. Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. सभ्यता जो है आचरण का वह प्रारूप है, सभ्यता आचरण का वह प्रारूप है जो मनुष्य को बतलाता है कि उसका कर्तव्य पथ क्या है. सभ्यता जो है वह आचरण का वह प्रारूप है, सभ्यता आचरण का प्रारूप है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य पथ के बारे में बतलाता है. तो ये हमारा मतलब हो गया. अब इसी बात को हम लिखे कि गांधी जी ने इसलिए कहां पर कहा है, कैसे कहा है, किन परिस्थितियों में कहा है. एक्चुअली होता क्या है कि सिविलाइजेशन की बात जब करते हैं तो ये कंफ्यूजिबल टर्म हो जाता है अनेक लोगों के रिगार्ड में. सभी लोगों का अलग अलग मानना है इसके बारे में. लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर इस लाइन के माध्यम से सिविलाइजेशन का एक सही एक्सप्लेनेशन, सिविलाइजेशन का एक सही डिफिनेशन देने की कोशिश की है और उन्होंने बताने की कोशिश की कि यही सभ्यता होती है. इसी बात को यहाँ पर लिख देना है. तो देखिए क्या लिखते हैं. हियर थ्रू दिस प्रेजेंट लाइन Mahatma Gandhi, the author, has tried to define civilization in its best way. He says that civilization is a type of conduct which tells man the path of his duty. Full stop. The present line civilization is that mode of conduct. The present line civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. Has been taken from the chapter Indian civilization and culture written by Mahatma Gandhi. ठीक है, यहाँ तक तो समझ रहे हैं. The present line civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. वर्तमान पंक्ति इस पंक्ति की बात कर रहे हैं. हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर. इसको भारतीय सभ्यता संस्कृति चैप्टर से लिया गया जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई है. हियर थ्रू दिस प्रेजेंट लाइन, इस प्रेजेंट लाइन के माध्यम से महात्मा गांधी द ऑथर, महात्मा गांधी जो इसके ऑथर हैं, हैज ट्राइड टू डिफाइन सिविलाइजेशन, ने सिविलाइजेशन की व्याख्या करने की कोशिश की है इन इट्स बेस्ट वे, इसके सबसे अच्छे तरीका में. ही सेज दैट, वो कहते हैं कि सिविलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ कंडक्ट, सभ्यता एक प्रकार का व्यवहार है, विच टेल्स मैन द पाथ ऑफ हिज ड्यूटी, जो मनुष्य को उसके कर्तव्य के बारे में जानकारी देता है. तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन यू, व्हाट एवर यू वांट टू डू.
And as I promised that today I will finish all the questions from this segment. This segment means explanation segment. So the session is going to be long, but it's not going to be very long. You need to keep patience. If you are an aspirant of class 12, means this year you have to take part in the examination. It becomes important for you to learn every type of question, because different type of questions are present in your examination hall, and if you don't know all types of questions, absolutely you are not going to get success in your examination hall. So to get success in examination hall, it's important that you have to keep every type of question updated. Now come to the next question. फिर क्वेश्चन आ जाएगा, ये शायद 4th नंबर क्वेश्चन होगा, perhaps it's the 4th question. Explain. चलिए एक्सप्लेन करते हैं क्या लिखा हुआ, तो देखिए. A man is not necessarily happy because he is rich, or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy the poor to be happy. Full stop. करना क्या है, you know. One thing is also very much clear to you, that these lines have been taken from the chapter Indian Civilization and Culture. This time it's very easy to identify because you are reading this chapter. But when you have finished all the chapters, that time it becomes difficult for you. If you are not in regular practice of your text, absolutely you cannot identify lines. आप lines को identify नहीं कर सकते. तत्काल तो आप चूंकि रेगुलर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि करना क्या है. तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, these present lines, ठीक है. किस लाइंस की बात हो रही है आपको पता है. ए मैन इज नॉट नेसेसरली, आप डॉट डॉट देकर के भी छोड़ देंगे, हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. फुल स्टॉप देकर के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे. इससे इस बात का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि आपने पूरा लाइंस यहां पर लिख दिया. तो द प्रेजेंट लाइंस, अ मैन इज नॉट नेसेसरली दैट डॉट 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 द पुअर टू बी हैप्पी हैज बीन टेकन फ्रॉम the chapter Indian Civilization and Culture, written by the author महात्मा गांधी. आप यहां तक लिखना अच्छे से जानते हैं. If you are able to write such lines, means you have completed your half answer. Now you need to write half more answer. आपको आधा और आंसर लिखने की आवश्यकता होती है. A man is not necessarily happy because he is rich, or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be
happy. The present lines, a man is not necessarily ... the poet to be happy has been taken from the chapter Indian Civilization and Culture written by the author महात्मा गांधी. यहाँ तक का तो मतलब आप समझ रहे हैं कि इन वर्तमान पंक्तियों को, जिन पंक्तियों की बात कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई है. अब सवाल उठता है कि लाइन कहना क्या चाहता है, उस बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है. जो कि एक्चुअली होता है क्या है कि गांधी जी रियल हैप्पीनेस की बात करते हैं यहाँ इस लाइन्स के माध्यम से. गांधी जी का कहना है कि हैप्पीनेस जो है वो क्या होता है, तो हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है. कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, एक मेंटल कंडीशन है. उनका मानना है कि किसी व्यक्ति के हैप्पीनेस का उसके धनी होने और उसके गरीब होने से कोई वास्ता नहीं है. क्योंकि उन्होंने कहा है कि बहुत ऐसे धनी लोग हैं जिनको कि मैंने उदास और दुखी देखा है, और बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनको कि मैंने खुश देखा है. मतलब कोई व्यक्ति अगर धनी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खुश है, और कोई व्यक्ति गरीब है इसका ये मतलब क्या नहीं है कि वो दुखी है. तो धनी होना खुशी होने का प्रतीक नहीं होता, गरीब होना दुखी होने का प्रतीक नहीं होता है. तो हियर यहाँ he tries to talk about, here he tries to talk about the real happiness. According to him, उनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार, happiness is a mental condition. खुशी क्या है? मानसिक अवस्था है. He says that, वो कहते हैं कि it is not important that a rich man is happy and in other hand a poor man is unhappy. He says that it is often seen that the rich to be unhappy and the poor to be happy. Full stop. A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. आपको एक्सप्लेन करना इस लाइन को. देखिए मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया. These present lines, वर्तमान पंक्तियां, जो पंक्ति है उसके को मैंने लिख दिया has been taken, have been यहाँ पर लिखी, चूंकि एक से ज्यादा पंक्ति है. Have been taken from the chapter Indian Civilization Culture, इसको चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है. Written by the author महात्मा गांधी, जिसको कि लेखक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है. Here यहाँ he tries to talk about the real happiness. यहाँ पर वे वास्तविक खुशी की बात करते हैं. According to him, उनके अनुसार happiness is a mental condition. खुशी जो है एक मानसिक अवस्था होती है. He says that, वो कहते हैं कि it is not important that rich man is happy and in other hand the poor man is unhappy. वो कहते हैं कि आवश्यक नहीं कि धनी व्यक्ति खुश होता है और गरीब व्यक्ति ना खुश होता है. He says that, वो कहते हैं कि it is often seen as, अक्सर देखा जाता है that कि the rich to be unhappy and the poor to be happy. धनियों को नाखुश और गरीबों को खुश देखा जाता है. तो एक्सप्लेनेशन में करना क्या होता है ये इंपॉर्टेंट होता है. आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे. तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं डील करने वाला हूँ, and it will be the last question of this presentation. ये इस प्रेजेंटेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा. आप नोट बनाइए एक्सप्लेनेशन का. हर चैप्टर्स में ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. अगर आप नोट बनाते हैं तो एग्जामिनेशंस में आपको पकड़ में आ ही जाएगा कि कैसे एक्सप्लेन करना है. एक क्वेश्चन और डील करेंगे. इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के सारे क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कर चुका हूँगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के साथ साथ. तो चलिए एक्सप्लेन, 5th नंबर क्वेश्चन है शायद. एक्सप्लेन. चलिए देखिए मैं क्या लिख रहा हूं. लेट अस engrave
on our hearts the motto of a Western philosopher plain living and हाई थिंकिंग। लाइंस आपके सामने आ गया है, अब कुछ करना नहीं, आपको एक्सप्लेन करना है। आधा क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से जानते हैं, हाफ आंसर आपको पता होता है कि हाउ टू राइट द हाफ आंसर। तो चलिए सबसे पहले हाफ आंसर को लिख लेते हैं, फिर आंसर को कंप्लीट भी करेंगे। चलिए लिखते हैं, द प्रेजेंट लाइन। यहां पर बेहतर होता है कि इन्वर्टेड कॉमा को शुरू कर देते हैं, ठीक है। Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking। चलिए अब समझने वाली बात है, इस लाइन को समझते हैं कि इस लाइन के माध्यम से ऑथर जो गांधी जी उन्होंने क्या कहा है। लेट्स इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, हमें हमारे हृदय पर इस बात को अच्छे से छाप देना चाहिए, प्रिंट कर देना चाहिए, लिख लेना चाहिए, सेट कर देना चाहिए। द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, एक पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी दार्शनिक के मोटो का। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। एक्चुअली होता क्या है कि गांधी जी जो है इस पूरे चैप्टर में एक बात का एडवाइस देते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में भारतीय सभ्यता संस्कृति को पकड़ के रखना है। अच्छा, उनका कहना है कि हम लोग जो हैं दूसरे सभ्यता संस्कृति के चकाचौंध, खास करके पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के चकाचौंध को देख करके हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी कहने के नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। हमें हमारे लिविंग जो है उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिविंग का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? तो लिविंग का स्टैंडर्ड नॉर्मल होना चाहिए। हमारा सोच जो है, हमारे थिंकिंग जो है, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाओ। यही बात यहाँ पर गांधी जी ने कहा है। चलिए मैं आंसर के माध्यम से इसको लिख देता हूँ। The present line, let's engrave on our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking, has been taken from the chapter Indian Civilization and Culture, Indian Civilization and Culture, taken from the chapter Indian Civilization and Culture, taken from the chapter Indian Civilization and Culture, written by Mahatma Gandhi. Here, the author Mahatma Gandhi advises us to follow the motto of a Western philosopher. Gandhi ji knows that
Indians will run towards the Western civilizations. So he advises us not to go towards them. He advises us to remain with our civilization and culture, and for that the most important thing, that is, we need to follow the theory plain living and high thinking, full stop। चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के समझा देता हूं। The present line, let's engrave on our hearts the motto of a Western philosopher, plain living and high thinking, has been taken from the chapter Indian Civilization and Culture written by Mahatma Gandhi। वर्तमान पंक्ति let us engrave on our hearts the motto of Western philosopher, plain living and high thinking has been taken को लिया गया है वर्तमान चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। हियर यहाँ द ऑथर महात्मा गांधी, लेखक महात्मा गांधी, एडवाइसेस अस, हमें सलाह देते हैं टू फॉलो द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, एक पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत को फॉलो करने की सलाह देते हैं। गांधी जी नोज दैट, गांधी जी जानते हैं कि दैट इंडियंस विल रन टुवर्ड्स वेस्टर्न सिविलाइजेशंस, की भारतीय जो है पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ेंगे। सो ही एडवाइजेस अस नॉट टू गो टुवर्ड्स देम, इसलिए वो हमें सलाह देते हैं कि हम उसकी तरफ ना जाएं। ही एडवाइजेस अस टू रिमेन विथ आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो हमें सलाह देते हैं कि हमें हमारे सभ्यता संस्कृति के साथ रहना है, बने रहना है। एंड फॉर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू फॉलो, जिसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमको फॉलो करने की जरूरत है, द थ्योरी प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो है कि सादा जीवन उच्च विचार। अगर हम इस सिद्धांत को अपना लेते हैं, सादा जीवन और उच्च विचार, मतलब हमारा जीवन जो है वो सिंपल होना चाहिए लेकिन हमारी सोच जो है वो हाई होनी चाहिए, तो फिर हम भारतीय सभ्यता संस्कृति से बाहर जा ही नहीं सकते हैं। जो लोग इसके विपरीत जाते हैं, जिनका कहना है कि विचार छोटा हो लेकिन हमारा जीवन क्या हो, हमारे स्टैंडर्ड क्या हो, हाई हो, वो सिर्फ इस सभ्यता संस्कृति से भागेंगे। इसलिए गांधी जी इस बात की सलाह देते हैं, एडवोकेट करते हैं कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग के सिद्धांत को फॉलो करो, क्योंकि उनको पता है कि जो भी व्यक्ति इसको फॉलो करेगा वो भारतीय सभ्यता संस्कृति से बाहर जा ही नहीं सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चंस टाइप को डील किया। 5 क्वेश्चंस आज मैंने डील किया है, आप इनको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हर चैप्टर में एक्सप्लेनेशन से आपका सामना होता है। तो आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय। इसको पढ़िए और समझने की कोशिश करते हैं।